11 बजे तक हमें अपने 100% काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए। पर क्यों? इसके लिए ये दो अमेजिंग स्टोरी और एग्जाम्पल सुनिए। दुनिया में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होने वाली थी। ये बात है 1876 की। इस वक्त पर दुनिया के कोने कोने में बेस्ट इंजीनियर्स एक ही चीज में लगे हुए थे और वो इन्वेंशन जादू से भरी थी। टास्क ये था कि एक इंसान की आवाज को हजारों मील दूसरी जगह पर भेजा जा सके, यानी एक टेलीफोन बनाया जा सके। उस टाइम के दो ग्रेट इन्वेंटर्स थे जो इस चीज को क्रैक कर चुके थे। अब सवाल ये था कि इन दोनों इन्वेंटर्स को भी नहीं पता था कि दूसरे वाले ने इसकी डिस्कवरी कर दी है। दोनों ने फटाफट पेटेंट फाइल करने के लिए एक एप्लीकेशन भरी और अपने अपने लॉयर को दे दिया कि जाओ इस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करवा लो। ये दिन था फरवरी 14, 1876, जब दोनों इन्वेंटर के लॉयर्स वॉशिंगटन डीसी के पेटेंट ऑफिस की तरफ निकले। पहले इन्वेंटर का लॉयर वॉर मोड में था। वो समझता था कि इस इन्वेंशन की कीमत क्या है। इसमें स्पीड ही हर चीज है। इसलिए वो सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस खुलने से पहले ही उस ऑफिस के बाहर बैठ गया। जैसे ही ऑफिस खुला वो काउंटर पर पहुंच गया। उसने फीस कैश में पे कर दी और अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। उसने ये काम कंप्लीट कर दिया इससे पहले कि उस शहर के लोग अपनी मॉर्निंग कॉफी भी पीते। वो अपना P1 यानी प्रायोरिटी 1 टास्क कंप्लीट कर चुका था, जबकि दूसरे इन्वेंटर का लॉयर थोड़ा रिलैक्स था। उसने सोचा यार मैं लंच के बाद ही निकलूंगा। उसे लगा कि यार हमारा डिजाइन तो परफेक्ट ही है, सुबह के 10 बजे पहुंचू या शाम के 3 बजे फर्क क्या पड़ता है। इसीलिए वो पेटेंट ऑफिस शाम को आफ्टरनून में पहुंचा और उसने भी कैश में पेमेंट करके फाइल सबमिट कर दी। कुछ महीनों के बाद पेटेंट ऑफिस ने अपना डिसीजन सुनाया। उस वक्त इस वैल्यूएबल इन्वेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पेटेंट पहले इन्वेंटर को मिला। दूसरा इन्वेंटर बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है, मेरा डिजाइन पहले इन्वेंटर से सुपीरियर है और मेरे लॉयर ने भी एग्जैक्टली उसी दिन पेटेंट फाइल किया था, तो पहले वाले इन्वेंटर को पेटेंट कैसे मिल सकता है। उसने इसके लिए पहले इन्वेंटर के ऊपर कोर्ट केस कर दिया। बहुत ही इंटेंस लीगल बैटल्स चली। फाइनली बहुत सारी लीगल एयरिंग्स के बाद जज ने अपना फैसला सुनाया। उसने कहा कि पेटेंट ऑफिस डेली डॉकेट बुक लेके आओ। उस दिन जितने भी पेटेंट फाइल किए गए थे उसकी लिस्ट मुझे दिखाई जाए। पहले वाले इन्वेंटर का सीरियल नंबर देखा गया, एंट्री नंबर 5। उसके बाद दूसरे इन्वेंटर का नाम पढ़ा गया, वो था एंट्री नंबर 39 में। यानी सिर्फ 34 लाइंस ऑफ इंक ने पहले इन्वेंटर को करोड़पति बना दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दो मासिव पेटेंट के बीच में जो बाकी के 34 पेटेंट्स थे वो बहुत ही सिंपल फार्म टूल्स, बटन, स्टीम वॉल्स के ऊपर थे। लेकिन दुनिया को चेंज करने वाली इन्वेंशन 5th नंबर और 39th नंबर पर थी। पहला इन्वेंटर सिर्फ इसीलिए जीता क्योंकि उसके लॉयर ने डिसाइड किया कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले करेगा। तो सवाल ये है कि ये दो इन्वेंटर्स थे कौन? पहले इन्वेंटर थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जो कि बाद में एक बिलियनर बने और उन्होंने फेमस कंपनी AT&T फाउंड करी। और दूसरे इन्वेंटर थे एलिशा ग्रे, जिनका नाम हमें से बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत से हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं कि एलिशा ग्रे का डिजाइन ग्राहम बेल के डिजाइन से बहुत अच्छा था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एम्पायर बनाने वाला इंसान अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। और इस स्टोरी से सबसे पहली लर्निंग हमें ये मिलती है, which is timing is the first most important thing। अभी भी कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हम हाई एनर्जी स्टेट में होते हैं तो उसी वक्त काम करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए इमेजिन करो दो लोग हैं, राहुल और सुमित। दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल रूम्स में बंद हैं। दोनों के कमरे में सिर्फ 3 ही चीजें हैं, एक बेड, खाने के लिए टेबल जिसमें हर रोज सुबह खाना रख दिया जाता है, और एक बहुत ही तेज कुल्हाड़ी। ये दोनों एक तरह इन दोनों रूम्स में बंद हैं और इन दोनों को एक सीक्रेट बताया गया है कि जो भी तुम्हारे रूम में 4 दीवारें हैं, इनमें से एक दीवार के पीछे बहुत सा सोना है, जबकि बाकी 3 दीवारें माउंटेन हैं जिनको तुम कभी भी नहीं तोड़ सकते। इन्हें साथ में ये भी बताया गया है कि कम से कम इन्हें 1 साल लगेगा उस सोने को पाने के लिए, और उसके बाद ही ये इन रूम से बाहर निकल सकते हैं। अब दोनों राहुल और सुमित के लिए एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। राहुल को कोई जल्दी नहीं है। वो सोचता है कि वैसे भी 1 साल लगेगा मुझे बाहर निकलने के लिए, इसीलिए मैं इसे कामली करना चाहता हूँ। वो सुबह उठता है और सबसे पहले देखता है कि आज खाने में क्या है। वो खाना उठाता है, पूरा पेट भर के ओवर ईटिंग करता है। उसके बाद बेड में बैठ के आराम से रिलैक्स करता है और फिर अचानक 2 बजे उसे गिल्ट होता है कि यार आधा दिन निकल गया, मैंने कुछ काम नहीं किया। और वो आधी अधूरी एनर्जी लेके कुल्हाड़ी उठाता है और उसके बाद बिना सोचे समझे जो दीवार दिखती है उसे उस कुल्हाड़ी से मारने लगता है। अगले 5-6 घंटे तक वो एग्जैक्टली यही करता है। फिर पसीना निकलने लगता है, वो थकने लगता है और उसे लगता है कि ठीक है आज के लिए इतना काफी है, और फिर वो सो जाता है। यहाँ पर इसने 2 गलतियां करी। 1, वो डायरेक्शनली ही ठीक नहीं था, यानी जिस दीवार में वो मार रहा था वो दीवार ही गलत थी, उसके पीछे सोना नहीं था। और 2, जो उसके एफर्ट की इंटेंसिटी थी वो गलत थी।
यानी जब उसने काम स्टार्ट किया उस वक्त पर वो अपनी पीक एनर्जी स्टेट में नहीं था। जबकि जो सुमित है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो एकदम फोकस इंसान है। जैसे ही वो उठता है वो फूड को इग्नोर करता है क्योंकि वो उस वक्त पर अपने हाई आईक्यू स्टेट में है। इसलिए वो सबसे पहले हर दीवार को नॉक करता है और देखता है कि सिर्फ एक ही ऐसी दीवार है जिसमें कुछ डिफरेंट आवाज आ रही है, बाकी 3 दीवारों में आवाज सेम है। और क्योंकि उसे बताया गया था कि 4 में से सिर्फ एक दीवार डिफरेंट है जिसके पीछे सोना है, तो वो उस दीवार को आइडेंटिफाई कर लेता है। और क्योंकि वो इस मूवमेंट पर हाई एनर्जी स्टेट में है, वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जितने दम से राहुल दीवार पे मारा था, सुमित उसे कहीं ज्यादा एनर्जी से सही दीवार पर हिट करता है। और ये चीज वो बार बार करता रहता है जब तक वो भी थक नहीं जाता। और उसके बाद वो खाना खाता है, ब्रेक लेता है, फिर दोबारा सही दीवार पर हिट करता है और फाइनली जब वो भी थक जाता है तो वो सो जाता है। सुमित के केस में वो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों में ठीक है। 1, वो डायरेक्शनली ठीक है क्योंकि वो सही दीवार पर हिट कर रहा है। और 2, जब भी वो हिट कर रहा है वो उस टाइम पर हिट कर रहा है जब वो अपनी पीक एनर्जी स्टेट में है। अगर मैं अपनी बात करूं तो 12th में मेरे 50% आए थे। उस टाइम मुझे पता था कि मैंने भी कुछ प्रूव करना है और मैंने एग्जैक्टली यही एल्गोरिदम फॉलो किया। 1, वेक अप एट 6 AM। 2, हर चीज जो मुझे करनी है एक लिस्ट पे लिखो। 3, इस पूरी लिस्ट को प्रायोरिटाइज करो कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है। और 4, इसे सुबह से ही एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दो और तब तक करते रहो जब तक तुम थको मत। 5 साल तक ये करने के बाद ये कुछ चीजें हैं जो मैंने अचीव करी। 1, 3 गवर्नमेंट जॉब्स क्रैक करी जिसमें से 2 क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर की थी। 2, 40 साल से एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था जब से मेरे फादर यूथ में थे। उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को मैंने सॉल्व किया और उस प्रॉपर्टी को बेचा। और 3, एक ऑडियो बुक स्टार्टअप स्टार्ट किया, ऑब्वियसली जिसका नाम है गीगल, जिसे 5 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने 4.8 स्टार की रेटिंग दी। और ये सब हुआ बिना कुछ फंडिंग के। अब बहुत से लोग हैं जो ये समझ गए हैं कि हमें डायरेक्शनली ठीक होना है और जब हम हाई एनर्जी स्टेट में हैं उस टाइम हमें एक्शन लेना है। पर एग्जैक्टली इसके लिए गूगल कैलेंडर बनाना कैसे है, अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, तो इसी थियोरी पर मैंने एक टाइम मैनेजमेंट कोर्स बनाया है। बहुत सी चीजें ट्राई करने के बाद ये एक चीज है जो अभी तक मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 18 सालों से। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। अगर हम बात करें डायरेक्शन और एफर्ट की, अगर इन दोनों चीज में भी मुझे लिस्ट डाउन करना हो तो वो चीज है डायरेक्शन। क्योंकि इमेजिन करो सुमित का केस, वो राहुल के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा एनर्जी से कुल्हाड़ी को मार रहा था, लेकिन लेट्स से कि अगर वो राहुल की 50% एनर्जी से भी लेकिन वो सही दीवार पर मार रहा होता तो भी उसे सोना ही मिलता। यानी जो डायरेक्शन है कि काम करना कौन सा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू एफर्ट के। और इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझने के लिए हम एक केस स्टडी देखते हैं एक इंसान, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बेन ले वेरियर की। 1840 में एक चीज हो रही थी, जो प्लैनेट यूरेनस है वो बहुत ही ज्यादा मिसबिहेव कर रहा था। यूरेनस को आइजैक न्यूटन की इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एक प्रिडिक्टेबल पाथ पे ही मूव करना था, लेकिन वो वॉबल कर रहा था। उस टाइम आए हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन अर्बेन ली वेरियर। उन्होंने किसी भी टेलीस्कोप का यूज नहीं किया, सिर्फ एक पेपर उठाया और पेन उठाया और कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी और उसके बाद उन्होंने एक एग्जैक्ट चीज प्रिडिक्ट करी। उन्होंने कहा कि यूरेनस के बाद 100% कोई ना कोई प्लैनेट है और वो प्लैनेट किस मोमेंट पर कहाँ होगा वो भी उन्होंने बता दिया बिना कुछ देखे, सिर्फ एक पेपर पर कैलकुलेशन करके। और सितंबर 23, 1846 में एक एस्ट्रोनॉमर ने एग्जैक्टली उसी जगह पर अपना टेलीस्कोप घुमाया जहां अर्बेन ने प्रेडिक्ट किया था और वहां पर उसे एक प्लैनेट दिखाई दिया और ये प्लैनेट था नेपट्यून। लोग पागल हो गए, इंप्रेस हो गए, बहुत से न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए कि इस इंसान ने बिना कुछ देखे सिर्फ पेपर और पेन लेके प्रेडिक्ट कर दिया, ये तो बहुत ही बड़ा जीनियस है। अर्बेन भी खुश थे, लेकिन फिर एक गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ये हुई कि मरकुरी भी कुछ यूरेनस की तरह अपने पाथ पर नहीं था, वो भी थोड़ा सा वॉबल कर रहा था, सिर्फ 43 आर्क सेकेंड पर सेंचुरी। लेकिन अर्बेन ने कहा अरे यहाँ पर भी कोई प्लैनेट होगा और उन्होंने इस प्लैनेट का नाम दिया वल्कन। और जब तक अर्बेन की डेथ नहीं हुई वो इस घोस्ट प्लैनेट को चेस करते रहे, लेकिन उन्हें ये प्लैनेट कभी भी नहीं मिला। यानी पहले केस में वो डायरेक्शनली ठीक थे और सेकंड केस में वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे कि मरकुरी का वॉबल करने का रीजन कुछ और भी हो सकता है। ऑब्वियसली कई सालों के बाद 1915 में एक पेटेंट क्लर्क आए एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम से, जिन्होंने बताया कि कोई हिडन प्लैनेट नहीं है और अर्बेन जो है वो न्यूटन की मैथमेटिक्स यूज कर रहे थे, जबकि न्यूटन की खुद की मैथमेटिक्स गलत थी। ये स्टोरी मैं आपको इसलिए सुनाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग मैंने अपनी रियल लाइफ में भी देखे हैं जिनको इसलिए सोना नहीं मिलता क्योंकि वो एफर्ट नहीं कर रहे, बल्कि इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि वो डायरेक्शनली ठीक नहीं है। आप कोटैक कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो, जो बहुत अच्छे रील वाले कैमरा बनाते थे। उन्हें एक इंजीनियर ने कहा कि अब डिजिटल कैमराज पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि वो अरबों का बिजनेस कर रहे थे रील वाले कैमरा में, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल ही कर दिया।
और वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स होने के बावजूद भी डायरेक्शनली गलत हो गए और फेल हो गए। सेम चीज हुई ब्लॉकबस्टर के साथ, जो कि म्यूजिक मूवीज की सीडीज बेचती थी। उनके एक सीईओ ने भी डिस्कस किया कि अभी इंटरनेट का जमाना आने वाला है, लेकिन उन्होंने उस सीईओ को ही निकाल दिया और इसीलिए नेटफ्लिक्स नंबर 1 पे आ गया और ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गया। अगर मैं अपने आसपास की बात करूं तो एक मेरे नोन फ्रेंड है जिनकी आरओ की शॉप है। उनके दादा परदादा कुछ प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे। एक बार कोई लाला जिसको पता था कि उनके पास प्रॉपर्टी है, वो गांव से आया और उनसे कहा कि आपको पता है आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बोला आप चिंता मत करो, ये प्रॉपर्टी आप हमें दे दो, वैसे भी ये गाँव वालों के कब्जे में है, आप बस ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, आपको घर बैठे बैठे ही बस सिर्फ साइन करने हैं, बाकी सब काम हम कर लेंगे और हम आपको ये पैसे दे देंगे। उन्होंने वो प्रॉपर्टी बिना देखे सेल कर दी, जबकि उसकी वैल्यू जिस प्राइस पे उन्होंने बेची है वो 100 टाइम्स ज्यादा थी। जब मैंने उनसे कहा कि आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट था वो इस आरओ की नॉर्मल शॉप से ज्यादा उस प्रॉपर्टी से होना था, तो उन्होंने कहा यार हमें तो कभी हमारे दादा परदादा ने बताया नहीं कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, और वैसे भी वो गाँव वाले के कब्जे में थी, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। पर वो एक सिंपल गणित करना भूल गए कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी उस डिसीजन ने उनकी लाइफ में बनाना था। वो प्रॉपर्टी उनके लिए गोल्ड पॉट थी और जितनी वेल्थ वो क्रिएट करके दे सकती थी, उनका आरओ का बिजनेस कभी भी नहीं क्रिएट करके दे सकता। और वो व्हाट्सएप पर सिर्फ स्टेटस डालते रहते हैं आरओ के नए मॉडल्स का। एनीवेज द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज हमें डायरेक्शनली राइट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हमें डायरेक्शन पता चल गई, उस राइट डायरेक्शन में सबसे ज्यादा एफर्ट करना जब हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। और उसके लिए आप ये सर्केडियन रिदम का ग्राफ देखिए। ये पहला कर्व है कॉर्टिसोल का, जो कि एक स्ट्रेस क्रिएटिंग हार्मोन है, लेकिन साथ साथ अगर ये सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में हो तो ये हमें एकदम अटेंशन देता है, जो कि हम देख सकते हैं कि अपनी पीक पे होता है जब हम सुबह उठते हैं। और जैसे जैसे नून होती रहती है ये कॉर्टिसोल लेवल कम होता रहता है, यानी नून से पहले पहले ही हम सबसे ज्यादा अपनी अटेंटिव स्टेट में होते हैं। सेम चीज मोटिवेशन की साइंस भी बताती है कि मोटिवेशन एक बैटरी की तरह है। जैसे जैसे सुबह सुबह हम अपनी एनर्जी यूज करते रहते हैं, हमारी मोटिवेशन लेवल कम होती रहती है। अब हो सकता है कि कई लोगों की सर्केडियन रिदम कुछ इस तरीके से चल रही हो कि वो रात के 5-6 घंटे में ही सबसे ज्यादा एफर्ट दे पाते हो, बट मेरे लिए वो भी प्रिंसिपली करेक्ट है। द पॉइंट आई वांट टू मेक हियर इज कि जब आपके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है तो वो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने में नहीं जानी चाहिए, वो आपके प्रायोरिटी 1 टास्क में जानी चाहिए। और प्रायोरिटी 1 टास्क वो है जो 2 साल बाद 3 साल बाद आपकी लाइफ को मैग्निफिसेंटली चेंज कर सकता है। और लाइफ में ऐसे सिर्फ 2 या 4 डिसीजन ही होते हैं जो हमें लेने होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, अगर आप इस थियरी पर टाइम मैनेजमेंट कोर्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।